जाइंट मोटर बाइक वर्सेस मिनी मोटर बाइक। पतलनपुर नाम के एक गांव में माधवन करके एक बाइक मैकेनिक रहता था। उसको दो बेटे भी थे, लंबू और छोटू। लंबू नाम के हिसाब से बहुत ही लंबा, मोटा और तगड़ा था, लेकिन छोटू अपने नाम पे बिल्कुल जाता था। वह हाइट में बहुत ही छोटा था, इसीलिए लंबू के पास एक बड़ा सा जाइंट बाइक था। उसके टायर भी बड़ा ट्रैक्टर के टायर जैसे थे, लेकिन छोटू की बाइक बहुत छोटी थी, अपने भाई के बाइक के सामने चींटी जैसे दिखती थी। एक दिन जब लंबू और छोटू अपने पापा के रिपेयर शॉप में काम कर रहे थे, एक लड़की स्वप्ना वहां पर आती है। अरे कोई है, मेरी बाइक खराब हो गई है, स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, जरा देखिए तो। तभी लंबू अपना रुबाब दिखाने के लिए छोटू से ऐसा बोला, ए छोटू, क्या घिस रहे हो? जाओ जाकर देखो, कस्टमर आया है, जाकर कुछ फायदे की काम करो। तभी छोटू जाकर स्वप्ना के बाइक को देखता है और 5 ही मिनट में रिपेयर कर देता है। मैडम, जरा सी स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम है, ठीक कर दिया है, अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। स्वप्ना पैसे देकर वहां से चली जाती है। तभी लंबू ने ऐसा बोला, ए छोटू, मुझे उस लड़की से प्यार हो गया है, तुम मेरे नाम पे एक लव लेटर लिख के तुम दे दो और उसको हर रोज फॉलो करके तुम मेरे बारे में अच्छी तरह उससे बोलो। भैया, जिससे प्यार हुआ है लेटर उसी को देना है। ज्यादा बकवास मत करो वरना कान के नीचे एक दूंगा, चल हट। छोटू जैसा ही उसके भाई ने बोला वैसा ही करता है। एक लव लेटर लिख के स्वप्ना को देता है और हर रोज स्वप्ना के पीछे फॉलो करके देखता है। कुछ दिन के बाद स्वप्ना अपने मम्मी और पापा को लेकर माधवन के घर आती है। वहां पर छोटू और लंबू भी थे। तभी स्वप्ना ने ऐसा बोली, पिताजी, ये है छोटू जिससे मैं प्यार कर रही हूँ। इसने मुझे लव लेटर देके मुझे हर रोज फॉलो करके देखभाल भी किया है। मैं इससे ही शादी करूंगी। स्वप्ना की बातें सुनकर लंबू हैरान हो जाता है। क्या बोल रही हो? प्यार तो मैंने तुमसे किया है, लव लेटर मैंने लिखने के लिए बोला। क्या रे छोटू, तुमने उस पर मेरा नाम नहीं लिखा क्या? भूल गया भैया। ये सब देखकर स्वप्ना के पापा ने ऐसा बोला, एक बोल रहा है कि मैंने प्यार किया है, लेकिन मेरी बेटी तो छोटू को प्यार किया है। इसीलिए एक काम करेंगे, आप दोनों के बीच में एक बाइक रेस लगाएंगे, जो जीतेगा मेरी बेटी उसी से शादी करेगी। ऐसा ही लंबू अपने बड़े जाइंट बाइक को लेकर और छोटू अपना छोटा बाइक को लेकर रेस के लिए शुरू हो जाते हैं। लंबू अपने बड़े बाइक पे बहुत आगे निकल जाता है, लेकिन बीच रास्ते में पेट्रोल खत्म होने की वजह से रुक जाता है। उसके पीछे ही छोटू धीरे धीरे अपनी छोटे बाइक पे आ जाता है। अरे छोटू, थोड़ा पेट्रोल मुझे देना, मेरे बाइक में पेट्रोल खत्म हो गई है। अरे भैया, तेरे बाइक में पेट्रोल भी तेरे अक्ल जैसी है, हा 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 हा। ऐसा बोलकर छोटू आगे निकल जाता है और रेस भी जीत जाता है। तभी माधवन छोटू और स्वप्ना की शादी धूमधाम से कर देता है और लंबू अपने बड़े बाइक को उपहार के रूप में छोटू को देता है। और तब से स्वप्ना और छोटू बड़े बाइक पे घूमकर खुशी से रहने लगे। बिगफुट ऑटो रेस। नारायणपुर नाम के एक गांव में शांताराम और तुकाराम करके 2 ऑटो ड्राइवर रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त भी थे। दोनों मिलकर ऑटो ड्राइवर एसोसिएशन खोलते हैं और बस स्टैंड के बाजू में ही उनका ऑटो स्टैंड लगा देते हैं। लेकिन शांताराम को सब जानते थे, तुकाराम को कोई भी नहीं पहचानता। जो भी सवारी आता था शांताराम के ऑटो को ही पूछकर उसमें चले जाते थे। एक दिन शांताराम ने ऐसा बोला, यार तुकाराम, अगले हफ्ते जनवरी 26 है, मालूम है ना कि वह रिपब्लिक डे है। उस दिन सारे देश में झंडा वंदन भी करते हैं। क्यों ना हम भी कुछ अनोखे तरीके से रिपब्लिक डे मनाएं? अरे यार, आइडिया तो बहुत अच्छा है, बोलो क्या करेंगे?
यार मैं सोच रहा हूं कि हम एक ऑटो की रेस लगाते हैं। इससे हमारे ऑटो ड्राइवर भाइयों में एकता और दूसरों के सहाय करने का भाव भी बढ़ जाएगा। ऐसा बोलकर शांताराम और तुकाराम सारे ऑटो ड्राइवर्स को बोल देते हैं कि 26 जनवरी को एक बड़ा ऑटो का रेस होगा। उस दिन तुकाराम घर जाते ही ये सोच में पड़ गया कि रेस को कैसे जीतें। वह हर हाल में रेस को जीतना चाहता था, क्योंकि उसको सारे गांव में मशहूर जो होना था, ताकि सारे गांव के लोग उसको और उसके ऑटो को पहचान सके। तभी वह देखा कि उसका बेटा सोमू एक कार से खेल रहा था। उसका बेटा जो बहुत ही बुद्धिशाली था, उसने कार की छोटे पहियों को निकालकर बड़े बड़े पहियों को लगा देता है। तभी उसको देखकर तुकाराम ने ऐसा पूछा, अरे सोमू, ये तुमने क्या किया? कार की असली पहियों को निकालकर बड़े बड़े पहिए क्यों लगा दिया? पापा जी, आपको मालूम नहीं क्या? बड़े पहिए लगाने से गाड़ी अच्छी चलती है, हम बहुत तेजी से जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेरी गाड़ी मेरे दोस्तों की सारी गाड़ियों में से बिल्कुल ही अलग है। तभी तुकाराम के मन में एक ख्याल आता है। अगले ही दिन तुकाराम जाकर उसके ऑटो का टायर निकालकर ट्रैक्टर के बड़े बड़े पहिए लगा देता है। जब 26 जनवरी ऑटो का रेस का दिन आया, सभी उस बिग फुट ऑटो को देखकर दंग रह जाते हैं। ट्रैक्टर का टायर लगाने से उसका ऑटो बहुत ही ऊंचा हो जाता है, सारे ऑटो में से अलग दिखता है। शांताराम ने रेस को एक झंडा हिलाकर शुरू कर दिया। तभी तुकाराम का ऑटो सबको पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और तुकाराम रेस भी जीत जाता है। तभी शांताराम ऐसा बोला, बधाई हो तुकाराम, तुमने बहुत ही अच्छा ऑटो तैयार किया है। ये लो तुम्हारा इनाम 10,000 रुपए। तब से तुकाराम का बड़े पहिए वाला बिगफुट ऑटो सारे गांव में मशहूर हो जाता है। सभी लोग उसमें सवारी करके मजे करते हैं। विशाल ट्रक बैल। भैरवपुर नाम के एक गांव में किसान खेती बाड़ी पे निर्भर होके जी रहे थे। वहां के किसान गन्ना, चावल, गेहूं और केले की फसल उगाकर बहुत अच्छी तरह खेती करने लगे। एक दिन अचानक न जाने कहां से आ गई एक बड़ा विशाल जेंट बैल आ जाता है। वह बैल आकर पूरे गांव को तहस नहस कर देती है। गाड़ियों को, ट्रैक्टरों को, कार को और उसके सामने जो भी गाड़ियां आए उसको अपने सींग से उठाकर फेंक दिया करती थी। बाद में खेतों में जाकर सारे फसल को खराब करना शुरू कर दिया। तभी सारे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। एक आदमी ने, हमें तुरंत कुछ करना चाहिए, नहीं तो ये विशाल बैल सारे गांव को और हमारे फसलों को खराब कर देगी। सभी लोग उसके बातों से सहमत हो गए। फिर उसी झुंड में से एक आदमी प्रवीण आकर ऐसा बोला, भाइयों, मैं इस बैल को काबू में ला सकता हूँ। मेरे पास एक उपाय है। हम कुछ घास में बेहोशी होने की दवा मिलाकर उसके सामने रख देंगे और उसको बड़े बड़े रस्सियों से बांध देंगे। सब लोग सहमत होकर उस बड़ा विशाल बैल के सामने बेहोशी की दवाई मिला हुआ घास रख देते हैं और सारे एक पेड़ के पीछे छिपकर देखते हैं। तभी वह विशाल बैल आकर घास को खाकर कुछ देर के बाद बेहोश होकर गिर जाती है। तभी सारे मिलकर बैल को बड़े रस्सियों से बांध देते हैं। फिर प्रवीण फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को फोन करता है, सर, यहाँ पर एक विशाल बैल है, आप जल्दी आकर इसे ले जाइए। लेकिन जब तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आकर उसे लेने की कोशिश करते हैं, तभी वह बैल होश में आ जाती है और सारे रस्सियों को तोड़कर फिर से दौड़ना शुरू करती है। तभी प्रवीण उसके दोस्त जो हाथियों को और शेर को काबू करने का काम करता है, उसे फोन करके बुलाता है, अरे शेखर भाई, आपको जल्दी यहाँ पर आना होगा। यहाँ पर एक विशाल बैल हमारे गांव को तहस नहस कर रहा है। अरे मैंने तो बड़े बड़े हाथियों को वश में किया है, ये बैल तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। रुको, मैं अभी आ रहा हूँ।
ऐसा बोलकर शेखर अपना लोहे का जाल और लोहे का इलेक्ट्रिक चेन को लाकर उस गांव में बैल के रास्ते में एक पेड़ के ऊपर जाल बिछाता है। ठीक जब बैल उस पेड़ के नीचे से आता है, शेखर एक रिमोट बटन दबा देता है। ऐसा जायंट विशाल बैल उस लोहे के जाल में बंद हो जाती है। तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उस लोहे के इलेक्ट्रिक चेन से बैल को बंद कर दिया और एक बड़े ट्रक में खड़े कर देते हैं। फिर सारे गांव वाले और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले प्रवीण और शेखर को प्रणाम किया और धन्यवाद भी बोला। तब से सारा गांव शांति से जीने लगा। बांस और लकड़ी से बना विमान। शीलापुर गांव में राकेश नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियर रहता था। उसे मशीनों के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी थी, लेकिन वो स्वभाव का बहुत ही अड़ियल था। जब उसका मन करता वो काम करता, जब उसका मन नहीं करता तो वो कोई भी काम नहीं करता था। उसकी माँ उसे हमेशा कहती थी, अरे बेटा, कब तक ये छोटे मोटे काम पकड़ता रहेगा? टिक कर कहीं काम करेगा कि नहीं? तेरी शादी भी करनी है, तुझे घर बसाना है रे। क्या माँ, काम करता तो हूँ मैं। एक दिन उसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। राकेश अपनी माँ को लेकर शहर के हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ को कैंसर है और उसके इलाज के लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता है। राकेश ये सुनकर परेशान हो जाता है। मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लेकर आऊँगा? इतनी तो हमारी ज़मीन भी नहीं है कि उसे बेचकर 10 लाख रुपए मिल सकें। लेकिन वो फिर भी अपनी माँ को हॉस्पिटल में दाखिल करके दुखी मन से गांव वापस आता है। तभी अचानक अगले ही दिन शीलापुर के ऊपर से एक विमान उड़ता हुआ खराब हो जाता है और विमान का पायलट उसे शीलापुर के पास वाली सड़क में उतार देता है। राकेश भी गांव वालों के साथ उस विमान को देखने जाता है और इधर विमान का पायलट परेशान हो जाता है। ओफो, बाल बाल बचे। ये तो शुक्र करो कि यहाँ पे सड़क मिल गई, वरना हम लोग तो क्रैश ही हो जाते। पता नहीं इसके इंजन में क्या हो गया। तभी राकेश आगे जाकर विमान के पायलट से बात करता है, सर क्या मैं इसका इंजन देख सकता हूँ? और राकेश देखते ही देखते उस विमान का इंजन ठीक कर देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लो मेरा फ़ोन नंबर। अगर कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे फ़ोन अवश्य करना। और पायलट विमान को उड़ाकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन राकेश पायलट से मिलकर अपनी माँ के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की मांग करता है, लेकिन पायलट उससे कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए 10 लाख रुपए नहीं है। तभी राकेश को पता लगता है कि उसके गाँव में एक प्रतियोगिता है जिसमें लकड़ी की तरह तरह की चीज़ें बनानी है और जीतने वाले को 10 लाख रुपए इनाम में मिलेंगे। ये सुनकर राकेश को एक आइडिया आता है। वो लकड़ियों से एक विमान बनाता है और पायलट से उस विमान को चलाने के लिए एक इंजन की मांग करता है। राकेश लकड़ी के विमान को उड़ाकर प्रतियोगिता जीत जाता है और उसे इनाम में 10 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिनसे वो अपनी माँ का इलाज कराता है। और वो पायलट को इंजन वापस करके उसका धन्यवाद करता है। अरे नहीं राकेश, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? तुमने एक समय पे मेरी मदद की और मैंने तुम्हारी मदद की, हिसाब बराबर। और राकेश अपनी माँ के साथ खुशी खुशी गांव में रहने लगता है और मेहनत से काम करना शुरू कर देता है। ये हुई ना बात, मेरा अच्छा बेटा। अगर पहले ही समझ जाता तो आज कितना अच्छा होता बेटे।